7 से 9 नवंबर जयपुर बनेगा बौद्धिक महाकुंभ की भूमि। जयपुर डायलॉग्स 2025 में एक मंच पर आएंगे वे सभी योद्धा, इतिहासकार, चिंतक, रणनीतिकार और धर्म रक्षक जिनकी आवाज़ है भारत की आत्मा। विष्णु शंकर जैन, गौरव आर्य, नीरज अत्री, आनंद रंगनाथन, भाऊ तोरसेकर, सुशांत सिन्हा और बहुत सारे आपके पसंदीदा वक्ता जिनसे आप इस कार्यक्रम में भेंट कर सकते हैं। आप भी इस अनोखे उत्सव का हिस्सा बने, रजिस्टर करें और उपस्थित रहें। और यदि आप इस आंदोलन को और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं तो हमारे क्राउड फंड में दान दें। QR स्कैन करके आप हमें योगदान दे सकते हैं। रजिस्ट्रेशन लिंक नीचे दिया हुआ है। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ जुड़ गए हैं भाऊ तोरसेकर जी और ओंकार चौधरी जी। उनसे बात करेंगे। उसके पूर्व आप सभी को याद दिला दें, हमारे 7, 8, 9 नवंबर के राष्ट्रवादियों के महाकुंभ के बारे में दी जयपुर डायलॉग एनुअल समिट, इसमें भाऊ भी रहेंगे, ओंकार जी भी रहेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि कृपया क्राउड फंडिंग शीघ्र पूरी करावें। 80% हो गई है, 20% बाकी है। और रजिस्ट्रेशन, देखिए हमारे ऊपर बहुत दबाव आ रहा है, इसलिए कृपया रजिस्ट्रेशन अपना शीघ्र करा लें। जो टॉप टियर है वो कंप्लीट हो चुका है और अब जो है वो बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं कि साहब हमको एक जगह चाहिए, दिलवा दीजिए। तो अब संभव नहीं हो पाएगा, तो रजिस्ट्रेशन अपना पहले से करवा के रखें। तो अब चलते हैं विषय पर और भाऊ से सीधे पूछते हैं कि भाऊ, कमेंट्स आ रहे हैं बहुत सारे हमारे पास वीडियो में, और वो पूछ रहे हैं कि ये भाऊ को ये पॉलिटिकल ब्रह्मोस का पता कैसे चल गया पहले से। पता नहीं चल जाता। देखो एक बात बोल दो, 4 महीने पहले की बात है, मई महीने की बात है, मैं ओमकार जी के साथ उनके चैनल पर था और धीरेन्द्र पुंडीर वगैरह थे। तो जिस दिन यानी 10 मई को सीज फायर की घोषणा हो गई, यानी अब आगे नहीं जाएगा, ऑपरेशन रोका है, इसकी पहली खबर आई। अनाउंसमेंट नहीं हुई थी लेकिन खबर आई थी। तो उस वक्त मैंने बोला था कि देखो मोदी का ये तरीका ऐसा लगता है कि ये न्यू नॉर्मल है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तीसरी बार हम घुसकर मार रहे हैं। इसके बाद अगर टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे यहाँ हुई, वो हम तुम्हारा पाकिस्तान का मामला है करके घुसकर मारेंगे, ये न्यू नॉर्मल होगा। ये मैंने 7-8 बार ओमकार जी के प्रोग्राम में बोला था, ना कि मेरे वीडियो में बोला था, सिर्फ एक जगह बोला था। और 11 मई को मोदी जी ने वो न्यू नॉर्मल शब्द बोला। तो क्या मेरे से उठाया, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ना ओमकार की यहाँ से। तो मोदी किस ढंग से सोचते हैं, ये जब मैं सोचता हूं और बोलता हूं तो वो शब्द आ जाते हैं। तो ब्रह्मोस वैसे ही आया कि अभी ब्रह्मोस चल रहा है। अभी ब्रह्मोस का मतलब क्या होता है, आपको याद होगा कि 2022 में एक गलती से हमारे अंबाला स्टेशन से एक ब्रह्मोस उड़ा था और मियां छन्नू में जाकर गिर गया था। तो गलती से उड़ा था, उस पर कोई वॉरहेड नहीं था। तो पाकिस्तान वालों ने हमारा मजाक उड़ाया था। जो चीजें खेल रहे हो, अगर उसकी टेक्नोलॉजी मालूम नहीं तो क्यों करते हो। तो वो एयरमैन था, उसको भी सस्पेंड किया गया था। लेकिन वो तो असली ट्रायल था कि कुछ 4 मिनट या 3 मिनट में 125 किलोमीटर अंदर जाकर गया था मियां छन्नू में। तो ब्रह्मोस की वो ओरिजिनल ट्रायल थी। तो गिरने तक और गिरने के बाद भी पाकिस्तान को पता नहीं चला कि ये असली ट्रायल है, बैटल ट्रायल है। तो इसलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कुछ गेम मोदी जी खेल रहे हैं, अमित शाह खेल रहे हैं, एनडीए खेल रही है, तो इनका ये तरीका रहा है कि अपने जो दुश्मन है, प्रतिस्पर्धी है, उनको अंधेरे में रखो। कहां से क्या आएगा उसका पता भी नहीं चलना चाहिए। ये इनकी स्ट्रेटेजी रही है, वो ऑपरेशन सिंदूर में हो या पॉलिटिक्स में हो, ये हमेशा उस तरीके से जाते हैं। इसलिए वो चुप थे, जोर जोर से बोल। और इसलिए मैं आपको याद दिला दूं, जब हम उस वक्त बैठे थे
जब जगदीप धनखड़ का रेजिग्नेशन आया था, हम्म, वो इमीडिएटली हम बैठे थे। तो मैंने आपको बोला था ये बहुत बड़ा गेम है, जिसके पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है, एनडीए पर ये बोल रहे कि इसको खैरात पर सरकार चलानी पड़ रही है, बैसाखी पर चल रहे हैं नीतीश और नायडू के। तब मैंने बोला था कि अगर बीच टर्म में उपराष्ट्रपति को रिजाइन करके नया राष्ट्रपति चुनने का रिस्क मोदी ले रहे, तो ये बहुत बड़ा गेम शुरू हो चुका है, ये मैंने बोला था। तो वो भी एक ब्रह्मोस था। ब्रह्मोस का मतलब क्या है? जाकर पिन पॉइंटेड लगता है वहां जहां भेजा है। राहुल गांधी नहीं है, मैंने ब्रह्मोस बोला है। राहुल गांधी तो अनगाइडेड मिसाइल है, ब्रह्मोस गाइडेड मिसाइल होता है। वहां से भेजा है और जिस पॉइंट के लिए भेजा है वहां जाकर गिरता है। तो जयराम रमेश जोर शोर से बोल रहे थे 315 है हमारे, तो 15 कहां गए भाई? 15 कहां गए? छोड़े हैं आपने, लेकिन थे तो मोदी के। बल्कि उनके पास और ओरिजिनल काउंट तो 334 का था। हाँ, नहीं वो बता रहे हैं कि ये जो अब ये सब जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसके बाद आप समझो कि ये चुनाव उपराष्ट्रपति पद का हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इंडी बिखरा हुआ है वो आम जनता को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बिहार का चुनाव बुलडोज होने वाला है। बड़ी ताकत में एनडीए की सरकार बनेगी और इसके ये सिम्टम्स है। मैं आपको अभी बोल रहा हूं, जो कुछ 243 है ना सीट की, 150 से आगे रहेगी एनडीए। मैं बोल रहा हूं 150 से आगे कम से कम। और ये 5वीं टर्म होगी शायद, 5वीं, हाँ 5वीं टर्म, 5, 10, 15, 20 और 25, 5वीं टर्म में ये और बड़ी ताकत से चुनकर आने वाली है एनडीए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नीतीश मुख्यमंत्री होगा, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूं कि बुलडोज करके ये 150 के आगे जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा वो बाद में देखेंगे। नीतीश की 7वीं होगी। हाँ, नीतीश की 7वीं टर्म होगी। हाँ, नीतीश की बात नहीं, नीतीश के, हाँ वो मुख्यमंत्री शपथ से देखो तो 7वीं टर्म। वैसे शपथ तो उसने 8 बार लिए। हाँ, 8वीं टर्म होगी नीतीश की। तो वो थोड़ा बीच में उनको खुश करने के लिए 2-4 दिन के लिए उधर भी गए थे। हाँ, 2 बार उधर गए थे और एक बार वो पहली बार जब ली थी तो 7 दिन ही सरकार चली थी, तो 3 एक्स्ट्रा ले चुके हैं वो। तो ये तो साहब ऐसा है कि ये जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में बात जब चल रही थी, तो हमारे जो क्यूट्यूबर्स हैं, ये क्यूट्यूबर्स मेरा इजाद किया हुआ टर्म है, कांग्रेस क्यूट्यूबर्स मतलब क्यूट्यूबर्स, तो जो सारे क्यूट्यूबर्स थे जोर जोर से चिल्ला रहे थे गडकरी 33 एमपी लेके गायब। गडकरी 33 एमपी, कोई गए 37 एमपी, कोई गए ऑपरेशन 37, अमेरिका लगा हुआ है 37, और सरकार गिराई जाएगी और मोदी की उल्टी गिनती शुरू। ये सब कहां से आ रही थी खबरें? ये इनका बड़ा सोर्स शाहिद आफरीदी है। वो सिंदूर के बाद उसने विक्ट्री रैली निकाली थी, याद है ना आपको? विक्ट्री रैली किसने निकाली थी पाकिस्तान में? शाहिद आफरीदी ने निकाली थी। इसका मतलब इनका सोर्स कहां है पता है। अब मैं यहाँ मुंबई में बैठा हूं और मैं अगर ब्रह्मोस बोल रहा हूं, ये दिल्ली में बैठकर कहां की खबरें निकालते हैं मुझे पता नहीं है। और जो मैं अभी बोल रहा हूं, इसीलिए राहुल गांधी बहुत नाराज है कि उनको किसी ने बोला है कि ल्यूटियंस दिल्ली के ही कुछ पत्रकार, दरबारी पत्रकार है, जिन्होंने इस टूटन में बहुत बड़ी हेल्प की है। जो टूटे हैं उन टूटने के लिए हेल्प करने वाले दरबारी मीडिया के लोग हैं।
मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें राजदीप है या पुण्य प्रसून है, ये नाम नहीं ले रहा हूं मैं सिर्फ दरबारी बोल रहा हूं। ये जो कुछ टूटे हैं वो तोड़ने में सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर शक ना हो, देखो शक जिस पर ना हो ऐसा आदमी भेजना पड़ता है ना तोड़ने के लिए। तो ये जो भेजे गए और जिनको पटाया गया, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उनको पटाने में ल्यूटियंस मीडिया के कुछ बड़े पत्रकार है, ये मैं आपको बोल दूं। और ये शायद राहुल गांधी को पता चल गया, वो बहुत गुस्से में है इन पर, बहुत गुस्से में। अच्छा। और उसकी एक सिम्टम शायद आपने देखा होगा, कल परसों कहीं राहुल गांधी का एक मैंने देखा तो वीडियो उसका, कि मैं बोलता हूं पत्रकारों को मित्र, लेकिन ये हमारे मित्र नहीं है, ऐसी एक स्टेटमेंट मैंने राहुल गांधी की देखे। वो कंफर्म करता है जो मेरी खबर है, वो कि मैं इनको मित्र बोलता हूं लेकिन ये तो मित्र है नहीं। तो समझे, वो जो नाराजगी है ना उस शब्द में बाहर आ गई है। अब आहिस्ते आहिस्ते लुटियंस मीडिया या दरबारी मीडिया से राहुल गांधी का भरोसा उठता चला जा रहा है, इससे ज्यादा अभी नहीं। भाऊ मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी को क्या नाराज होने का हक भी है। जिस समय उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां हो रही थी, वोटिंग की तैयारियां हो रही थी, उस समय हमने, आपने, पूरे देश ने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक मीटिंग बुलाई थी एनडीए के सदस्य दलों की, सभी की, जिसमें बीजेपी और एनडीए के सभी दल थे, तो सबसे पिछली पंक्ति में बैठे हुए कुर्सी पर दिखाई दिए थे। और उसके बाद संबोधन भी था प्रधानमंत्री का। यहाँ तो तैयारी हो रही थी सारे ग्रुप की एकजुट करके कि भाई किस तरीके से उनको ट्रेंड भी किया जा रहा था साथ में, कि आपको वोटिंग के समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एहतियात बरतना है, ताकि कोई वोट खराब ना हो जाए, इनवैलिड ना हो जाए। राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी तो मलेशिया में थे उस समय। जिस समय चुनाव की तैयारियां करनी होती हैं, अपने सारे हॉर्सेस को चेक करना होता है कि भाई सब अपनी जगह अपने अस्तबल में है या नहीं है। उस समय तो आप विदेशों में मौज मस्ती कर रहे थे, किसी रहस्यमय यात्रा पर निकले हुए थे, पता नहीं किस किस से मिल रहे थे। और उसके बाद जब वोटिंग हो रही थी उस समय तक भी लोगों को पता नहीं था कि राहुल गांधी देश में ही हैं या अभी मलेशिया में ही अटके हुए हैं या किसी और देश में निकल गए। पता तब लगा जब अचानक कैमरों पर बदहवासी की स्थिति में ये वोटिंग रूम में पहुंचते हैं, इधर उधर दौड़ते हुए भागते हुए दिखाई देते हैं। एक सुरक्षा कर्मी, एक संसद का अधिकारी उनके लिए रास्ता बनाता है कि आप इधर से आ जाइए, और वहां सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए थे, वो भी इनको बता रहे थे, इशारा कर रहे थे कि आप इधर से जाइए, वोटिंग के लिए इधर से जाना होता है। तो वहां तक भी ये अपने होशो हवास में नहीं दिखाई दिए, ये एग्जिट पॉइंट की तरफ निकल गए। तो जो आदमी, हाँ मैं एक बात बोलूं, देखिए क्या है कि आप राहुल गांधी को समझ नहीं पाए हैं कि राहुल गांधी देखिए एक पुराना दोहा है कि लीक लीक कायर चले है, लीक ही चले कपूत, लीक छाण तीनों चले, शायर सिंह सपूत। अब राहुल गांधी लीक पे नहीं चलते हैं, तो आप देखिए वो शायर सिंह सपूत की श्रेणी में आते हैं। मेरा सिर्फ ये कहना है कि उस आदमी को अपने ऊपर नाराज होना चाहिए कि जिस समय आपकी पार्टी को, आपके सहयोगी दलों को आपकी जरूरत है, या जरूरत है भी नहीं तो भी, उस समय क्या आपको देश में नहीं रहना चाहिए था? जो भी दलों के प्रमुख हैं, सहयोगी दलों के, उनके संपर्क में, समन्वय में रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था? संवाद करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? ठोक बजा करके ये तय करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था कि कोई टूट तो नहीं रहा है? और अगर अब टूट भी गया है तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। आपका तो इतिहास है ये।
इससे पहले कितने राज्यों में टूट चुके। आपकी कोटरी के एक महत्वपूर्ण सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको आपने लगभग बेइज्जत किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। मुझे आ रही है, बोलिए। तो ज्योतिरादित्य चले गए, इनकी कोटरी के कई लोग, सुस्मिता देव से लेकर के। एक मिनट मैं पॉज करता हूँ रिकॉर्डिंग, मुझे नहीं आ रही। राहुल गांधी के बारे में बोलने से बंद हो जाता है। जी ओंकार जी, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। नहीं, एक और बात है, जो मलेशिया गए उसके बारे में जो मैंने खबर सुनी, शायद उनकी एक्टिंग कुछ कम हो रही है, इसलिए डायरेक्टर के पास गए थे। वो जो झकीर नाइक वहां है ना, उसके पुराने वीडियो निकाल कर देखो। वो हमेशा कुरान के बारे में, दिस बुक विल गिव यू ऑल आंसर्स। तो कुरान जिस ढंग से झकीर नाइक दिखाते हैं, इस ढंग से रेड बुक दिखाते हैं। तो वो डायरेक्शन सही है कि नहीं, एक्टिंग सही है कि नहीं, ये पूछने के लिए गए होंगे शायद मलेशिया में। जी ओंकार जी, आप कह रहे थे बीच में, थोड़ा सा व्यवधान आ गया। जी, तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि राहुल गांधी को किसी लुटियन मीडिया पर या इकोसिस्टम पर नाराज होने का हक नहीं है, और उनको एक्चुअल में खुद को चेक करना चाहिए। ये राजा महाराजाओं की तरह, शहंशाह की तरह पार्टी को अगर चलाना जारी रखेंगे और ये समझेंगे कि बाकी सब नौकर चाकर हैं, या मैं अपनी पार्टी का नहीं, अपनी कंपनी का सीईओ हूं और बाकी के मेरे नीचे अफसरी का काम कर रहे हैं या कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हीं को सारा कुछ मैनेज करना है, मेरा क्या है, मैं तो डायरेक्टर हूं या सीईओ हूं, मैं तो विदेश यात्राओं के लिए ही बना हूं और बाकी लोग अपना संभालेंगे, तो ऐसे पार्टियां चलती नहीं हैं। पार्टियां जीतती कैसे हैं, पार्टियों में प्रबंधन कैसे किया जाता है, प्रचार कैसे किया जाता है, अलग अलग राज्यों के लिए कैसे नीतियां तय की जाती हैं, कार्यक्रम तय किए जाते हैं, घोषणा पत्र तय किए जाते हैं, कैसे टीम बनाई जाती है, किन किन को कहाँ भेजना है, ये सब तय किया जाता है, और कौन सहयोगी हो सकते हैं, ये सारी चीजें पहले से तय की जाती हैं, तब जाकर के ये सब होता है। जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे, तब एक निराशा का आलम था एनडीए में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, उनकी आंखों का सूनापन, उनके आंखों की लाली और एक कहीं ना कहीं प्रायश्चित का भाव चेहरे पर दिखाई दे रहा था। लेकिन वो हार मान करके नहीं बैठ गए। उन्होंने 240 सीटों के लिए मतदाताओं की उदासीनता को नहीं कोसा। अपने जो पदाधिकारी थे, महासचिव थे या अध्यक्ष थे, उनको गालियां नहीं दी, उन पर गुस्सा नहीं निकाला, बल्कि नए सिरे से आने वाली चुनौतियों की तैयारियां करनी शुरू की। भाई, जम्मू कश्मीर का चुनाव होने वाला था, हरियाणा का होने वाला था, कयास थे कि जैसे हरियाणा के 2019-2014 में महाराष्ट्र के साथ हुए थे, तो महाराष्ट्र का हरियाणा का एक साथ होगा। लेकिन महाराष्ट्र को बाद के लिए रखा और हरियाणा का जम्मू कश्मीर के साथ करा लिया। किसी को उम्मीद नहीं थी, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। मुझे उम्मीद थी, लेकिन वहां पर जिस तरीके से प्रबंधन किया गया, जिस तरीके से आरएसएस ने पहली बार अपने को पूरी तरह खपा दिया, अपनी टीमों को, अपने प्रबंधन को, वहां पर बूथ स्तर पर काम किया, और हरियाणा का रिजल्ट आने के बाद, जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से वही लोग जाकर के फिर महाराष्ट्र में जमीन पर काम किए, और जो बाकी की लीडरशिप बीजेपी की और एकनाथ शिंदे और अजित पवार की लगी एकजुटता के साथ में रणनीति बना करके, उसकी कामयाबी फिर हमने महाराष्ट्र में भी देखी। झारखंड में नहीं आई, लेकिन बाद में दिल्ली में क्या हुआ, जो असंभव लग रहा था और जो केजरीवाल हुंकार भरते थे कि मोदी जी कई बार जन्म लेने के बाद भी आप, हाँ, ये कहते थे कि कम से कम इस जन्म में तो आप दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। वहां क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ? और जो अभी भाऊ कह रहे थे, बिहार
बिहार में आप देखिएगा। तो ये आप देखिए, ये जो ड्रामेबाजी होती है ना, ये साहब रोड शो किए जा रहे हैं, यात्रा की जा रही है, और यात्रा में भी आप क्या कर रहे हैं? कुछ बेहतर करने का या लंबी लकीर खींचने का कोई आश्वासन क्या पब्लिक को दे पा रहे हैं? क्योंकि इतने सालों से अगर नीतीश मुख्यमंत्री हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। 2010 में शायद 115 सीटें थी जनता दल यू की, उसके अगले चुनाव में घट करके 71 रह गई, फिर उसके अगले चुनाव में घट करके वो 43 रह गई। यानी नीतीश की अपनी लोकप्रियता, एक चेहरे के तौर पर जो ब्रांडिंग होती है वो कमजोर पड़ रही है। लेकिन आपने स्थानीय मुद्दों को उठाने के बजाय आप तो एसआईआर और मोदी और पता नहीं अंतरराष्ट्रीय मसले जाकर के बिहार में उठा रहे हैं। तो जो भी इनकी रणनीति बना रहे हैं, जो भी इनके सलाहकार हैं या नहीं भी हैं, ये अपनी बुद्धि से ही अगर काम कर रहे हैं हर जगह जाकर के, तो ये अपने सहयोगियों का बेड़ा गर्क करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2012 में जब मुलायम सिंह जीवित थे और उन्होंने अपना ताज अखिलेश के सिर पर रख दिया था, उस समय समाजवादी पार्टी को 224-25 सीटें आई थी। 2017 में जब दो लड़के मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, क्या हुआ? 225 से घट करके सीधा समाजवादी पार्टी आ गई 47 सीटों पर, और कांग्रेस पार्टी 28 से घटकर आ गई 7 सीटों पर। और मुझे लगता है कि बिहार में भी वही होने जा रहा है। ये राजद का भी बेड़ा गर्क करेंगे। हालांकि ताजा सूचना मिल रही है कि लालू खेमे में बड़ी हड़कंप है इधर कुछ चीजों को लेकर के, और खास तौर से इस वीडियो के आने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के ऊपर बहुत निम्न स्तर का अटैक किया गया है। तो देखें वहां पर क्या स्थिति है। लेकिन लगता ये है कि एक्चुअल में इन्होंने मनमानी करने का एक तरीके से फैसला लिया हुआ है, और ये जो सहयोगी दल हैं उनको भी अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं। अपनी पार्टी के नेताओं को खुद ये संयोजित नहीं कर रख पा रहे, एकजुट नहीं रख पा रहे, बाकी दल तो इनकी मानेंगे ही क्या। जी जी, तो भाऊ अब आप जैसा कह रहे थे कि ये जो लुटियंस मीडिया है, इसने भी क्या राहुल गांधी का साथ छोड़ दिया है? क्योंकि नहीं, राहुल साथ गांधी नहीं जी छोड़ा के है। जो जो खबर मुझे खबर मिली है उसमें जी जो वोट टूटे, क्रॉस वोटिंग हुआ है, उसमें दरबारी मीडिया के कुछ 4 या 5 जाने माने पत्रकार है जिन्होंने कांग्रेस से और इंडिया अलायंस से कुछ वोट तोड़ने के काम में मदद की है। ये मेरी खबर पक्की है। और ये कुछ कहीं से तो राहुल गांधी के पास पहुंच गया, इसलिए वो गुस्सा है। वो जो मैंने बोला ना, उसको कंफर्मेशन, जो खबर 3 दिन पहले की है, लेकिन जो वो वीडियो देखा तो मैंने बोला हाँ ये तो सही है। क्योंकि राहुल गांधी बोल रहा है पत्रकारों को मैं मित्र बोलता हूं लेकिन मित्र है तो नहीं। वहां से वो कंफर्मेशन मुझे मिला कि हाँ ये खबर पक्की है कि लुटियंस मीडिया पर राहुल गांधी नाराज है। अब जो ओमकार जी बोले उनको क्या हक बनता है? उनको हक पूरा बनता है, राहुल गांधी को हक पूरा बनता है। क्योंकि उनके हक क्या है ये संविधान तय नहीं करता, वो खुद तय करते। और उनके हक अभी क्या है और 1 घंटे बाद क्या है ये आज भी उनको भी पता नहीं है। वो जो कर जाते हैं, जो कई अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो लाइन कहां से शुरू होती है इस पर चर्चा करना गलत है। बात सीधी है, अमिताभ बच्चन जहां खड़ा होगा लाइन वहां से शुरू होगी, लेकिन अमिताभ बच्चन कहां खड़ा होगा उसका कोई जवाब किसी के भी पास नहीं होता। और इसी ढंग से राहुल गांधी पार्टी चला रहे तो पार्टी की हालत वैसी होगी और क्या होगी। क्योंकि अभी ये कहां है, इसकी चर्चा क्यों कर रहे हो ये पूछा जाता है। अब ये अचानक मुझे एक बताइए कि जब लड़ाई के मैदान में जाना है, मैं थोड़ा
रिलैक्स होकर आता हूँ, फ्रेश होकर आता हूँ। अरे कौन सा पेशेंट है वो बोलेगा ये डॉक्टर के पास मुझे ऑपरेशन करना है, कि जो बोलेगा हाँ चलो थिएटर में लेके जाओ, मैं आता हूँ थोड़ा 2 पेक मार कर आता हूँ। वो वहां जाकर आता है, मैं क्या करूं, वहां चकना लेट आ गया तो पेशेंट तो मर जाएगा ना। तो जनता या वोटर जो होता है वो पेशेंट जैसा होता है, उसका डॉक्टर पर उस वक्त भरोसा होता है कि ये डॉक्टर का सक्सेस अच्छा है, ये लगातार सक्सेसफुल ऑपरेशंस करता है, उससे इतनी अच्छी ऑपरेशंस किए कि लोग उसकी सराहना करते हैं। ऐसी हो तो बात अलग है, लेकिन ये वोट चोरी का ड्रामा उधर उधर किया और कहाँ गायब हुए पता नहीं, ना इनकी सिक्योरिटी क्यों मालूम है। तो ये जो बात है, तो मैंने शायद ये कहानी आपको पहले बताई हुई है कहीं, शायद जयपुर में क्या कहीं। तो एक शिमला में एक बहुत बर्फ गिर रही थी, तो एक कोई अपने बिल्ली को नहला रहा था। तो 2 लोग जा रहे थे, वो बोले यार इतनी सर्दी है, बर्फ गिर रही है, तो नहला किधर रहा है, सर्दी से मर जाएगी बिल्ली। तो वो बोलता है बिल्ली किसकी है? अरे यार बिल्ली तेरी है लेकिन मरेगी ना, ऐसी सर्दी में बाहर बर्फ में उसको नहलाना नहीं, बिल्ली किसकी है, बस कुछ भी बोलो। वो बोलता है बिल्ली किसकी है, तो बोलते मर साले, वो निकल जाते। वापस आते तो बिल्ली मरी पड़ी है और ये रो रहा है, तो इनको जोश आ जाता है, बोलते देखो हमने बोला था ना, सर्दी है, बर्फ गिर रही है, बिल्ली को नहलाना गलत है, मर जाएगी, ये है वो है, वो बहुत सारी बातें सुनाते हैं। तो ठंडे दिमाग से वो इंसान उनको पूछता है किसने बोला कि नहलाने से मरी है? तो बोली कि गर्मी से मरी है। बोला बिल्कुल नहीं, मैं धो रहा था, धोने के बाद निचोड़ते वक्त मर गई है। तो उसका नाम राहुल गांधी है, और आप उसके दिमाग के बारे में बोल रहे हैं, उसके आचरण के बारे में बोल रहे हैं। नहीं वो तो ठीक तो है, गलत लेकिन ये जगह जो मोदी क्या जी की बोलते हैं माता जी का पार्टी जो को। वीडियो बना के चला रहे हैं, ये एआई वाला वीडियो, हाँ ये कौन सी राजनीति है या रणनीति है? नहीं, वो शेख चिल्ली की रणनीति थी ना, वो पेड़ तोड़ने निकला था, उसको भी रणनीति बोलते हैं, उसको भी रणनीति। अरे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये मैच फिक्सिंग है। राहुल गांधी ही सबसे बड़ा स्लीपर सेल है बीजेपी का। वो जो हमारा वानखेड़े रोता रहता है ना, इधर स्लीपर वानरवेड़े। सेल है, उधर स्लीपर सेल है, रेलवे के सब स्लीपर उठाकर वो घूमता है वानखेड़े। उसको कांग्रेस में हर जगह स्लीपर सेल दिखाई देते हैं। जो कल 2-3 दिन पहले बोल रहा था, अब बोलता है कि मोदी और शाह ने खेला कर दिया। तो आगे क्या मेला लगाकर बैठे थे? तुम कहां से खबरें लाती हो? ये कहां से खबरें ये लाते हैं जो हम हमेशा गलत साबित होती है। तो बात साफ है। इससे भी बढ़िया बात आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो कुछ नेपाल में हो रहा है, क्या वो जो दिखाई दे रहा है वो हो रहा है? चर्चा तो डीप स्टेट की बहुत है, लेकिन क्या डीप स्टेट अकेली खेल रही है या उसके साथ हमारी भी एजेंसियां खेल रही है? जरा इस पर सोचो, जरा इस पर भी सोचो कि क्या गेम चल रहा है। क्या सिर्फ डीप स्टेट खेल रही है? हमारी टीम उसमें है ही नहीं। हाँ, शुरुआत तो उन्होंने की होगी, शुरुआत उन्होंने की है, ये मैं मानता हूं। जिस ढंग से बिल्डिंगें जलाई गई, पिन पॉइंटेड जलाई गई, और सिर्फ 48-60 घंटों में जो कुछ होना है वो हो गया। लेकिन जब हो रहा था उसमें पहली खबर वो कोई बालेन शाह है, मेयर वहां का, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये चर्चा थी। और अचानक से ये वाराणसी में पड़ी सुशीला कार्की का नाम आ गया। ये इतने आसानी से नहीं आया है।
इतने आसानी से आगजनी वगैरह होने के बाद मोदी और योगी के नाम हमारे कान पर आने लगे वहां से। हमारे यहां भी कोई मोदी जैसा होना चाहिए, ये बातें आने लगी। और बालेन शाह पीछे गया और सुशीला कार्की आ गई। क्या नेपाल का सिक्किम होने जा रहा है? इस पर भी थोड़ा सोचो। मैं सोचो बोल रहा हूं, डिटेल में जाना नहीं, सोचो जरा। ये जितना दिखाई दे रहा है, और मोदी की ये खासियत है, मोदी की जो रणनीति और राजनीति है उसकी खासियत है, वो हारते दिखाई देता है और अंत में विजयी होता है। ऑपरेशन सिंदूर फेल था, हमारे कितने राफेल गिरे थे, पाकिस्तान में विक्ट्री रैलियां निकाली गई, हम चुप थे। और बाद में दुनिया चिल्लाने लगी, अरे भारत ने क्या कर दिया, इंडिया ने क्या कर दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर की रेप्लिका, ये कहा जाता है ना कि पहलगाम जो हुआ उसके पीछे भी अमेरिका का डीप स्टेट का हाथ था। तो नेपाल में भी डीप स्टेट और अमेरिका का हाथ हो सकता है, लेकिन अगर है तो जो घटनाक्रम है, टाइमलाइन हम देखते हैं तो क्या कुछ अलग होने जा रहा है। इससे ज्यादा अभी बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको लाइन दे दी। लेकिन आपने नाम लिया वानर वेड़े का, तो वानर वेड़े के चैनल पे न्यूज लॉन्चर जिसको बोलते हैं, अभी 1 घंटे पहले की खबर चली है कि 72 घंटे बाद राहुल खोलेंगे मोदी की पर्सनल डायरी। मेरे ख्याल से यही है शायद हाइड्रोजन बॉम्ब। और मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी का खेल खत्म होगा और जगह फाइनल हो गई है। जी ओंकार जी, डायरी के आगे या लगाने से क्या होता है? इसको तो हमेशा का वर्बल डायरिया है। देखिए, बात ऐसी है संजय जी कि 2007 में इनकी माताजी ने पहली बार एक बहुत बड़ी गलती की थी गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान, मोदी को मौत का सौदागर कह करके। और उसके बाद देखा देखी इनकी पूरी चमचा मंडली ने जिस तरह मोदी के करैक्टर को ख़त्म करने की कोशिश की, उनको बदनाम करने की कोशिश की, तरह तरह के नाम उपनाम दिए गए और क्या क्या नहीं कहा गया। गालियों की एक पूरी किताब लिखी जा सकती है। 100 से ऊपर गालियां हैं जिनका उल्लेख खुद मोदी जी अपनी 1-2 जनसभाओं में कुछ खास मौकों पर कर चुके हैं। जितनी गालियां इन्होंने मोदी जी को दी हैं, जितना उनको डिफेम करने की और फंसाने की कोशिश की है, कोई कसर बाकी छोड़ी नहीं। उनके गृह मंत्री अमित शाह को गिरफ्तार कराया सीबीआई के जरिए। खुद मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट से एक एसआईटी गठित करवा करके इंट्रोगेट कराया गया। सिटिंग चीफ मिनिस्टर भारत में, जिनसे करीब 9 घंटे की लगातार पूछताछ की गई थी एसआईटी के द्वारा, फंसाने की ही कोशिश थी। और एसआईटी के द्वारा भी क्लीन चिट दिए जाने के बावजूद, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी, और तमाम जितनी भी जांचें हुई हैं उन सब के दिए जाने के बावजूद, जब वो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए अमेरिका रवाना होने वाले थे, अब चीफ मिनिस्टर्स के पास, केंद्र की कैबिनेट के मंत्रियों के पास, सबके पास डिप्लोमेट पासपोर्ट होते हैं, वो इजीली जा सकते हैं कहीं भी, किन्हीं भी विदेशों में। लेकिन यहाँ से 67 एमपी की एक चिट्ठी बराक ओबामा को भेजी गई और कहा गया कि ये गुजरात दंगों के अपराधी हैं, इनको वीजा ना दिया जाए। और नहीं दिया गया। लेकिन कुछ ही समय के अंतराल के बाद क्या हुआ, वही बराक ओबामा मिशेल ओबामा के साथ व्हाइट हाउस के बाहर के दरवाजे पर खड़े हुए थे
और रेड कारपेट बिछा हुआ था मोदी जी के लिए। मोदी जी के का कैरेक्टर खराब करने के लिए, उनका राजनीतिक कैरियर तबाह करने के लिए इस परिवार ने और दुनिया की बहुत सारी ताकतों ने, देश के भीतर भी और देश के बाहर भी, कोई कम जोर लगाए हैं क्या? और अगर चलिए हम मान लेते हैं वानर खेड़े की बात कि भाई 17 सितंबर को जब मोदी जी का जन्मदिन होगा, उस दिन कोई हाइड्रोजन बम लेकर के आने वाले हैं राहुल गांधी, तो ये तो भूकंप भी लाने वाले थे, एटम बम भी लाने वाले थे। ये तो इस देश के नौजवानों के द्वारा मोदी जी को डंडे भी लगवाने वाले थे। वो सब हुआ क्या? जितना आप कीचड़ उछालोगे नरेंद्र मोदी नाम के इस व्यक्ति के ऊपर, आप उतना खुद गर्त में जाओगे, पाताल में जाओगे, अपना नाश करोगे, सर्वनाश करोगे, सत्यानाश करोगे। क्योंकि उनका जीवन खुली किताब है। जो आदमी 13-13.5 साल तक गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हो, पिछले 11 साल से अधिक समय से देश का नेतृत्व कर रहा हो, जिसने एक छुट्टी ना ली हो, जो लगातार इस देश की साख बढ़ाने के लिए दिन रात एक कर रहा हो, अपना जीवन खपा रहा हो, उस व्यक्ति पर अगर आप झूठी सच्ची जिस भी तरह की अगर इस तरह की हरकतें करोगे, उसका राजनीतिक करियर और तबाह करने की कोशिश कर, अब तो खैर करोगी क्या, आप खुद मिट्टी बन चुके हो, मिट्टी में मिल चुके हो। जितना इस तरह का प्रयास होगा, ये उतने और ज्यादा नीचे जाएंगे, गर्त में जाएंगे, और नरेंद्र मोदी के साथ ये देश की जनता और ज्यादा ध्रुवीकृत होती हुई आपको दिखाई देगी। जी। तो अब मुझे लगता है कि ये नीतियां जो हैं वो कहीं और से बन के आती हैं, इसीलिए ऐसा होता है। जैसे अब भाऊ से पूछूंगा कि कर्नाटका में इनके जो चीफ मिनिस्टर हैं सिद्धरामैया जी, उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि शिवाजी नगर मेट्रो स्टेशन का नाम बदल के सेंट मेरीज रख दिया जाए। तो ये आइडियाज कहाँ से आते हैं भाऊ? नहीं, तो आइडियाज आने की जरूरत नहीं होती ना। आइडिया आपको देखो, मैं आपको वो कौन अपना अभिनेता है, अक्षय कुमार, उसका इंटरव्यू उन्होंने इंटरव्यू किया था मोदी का, आपको याद होगा। तो मोदी जी ने ममता दीदी के बारे में बात कही थी कि पॉलिटिकल झगड़े चलते रहते लेकिन पर्सनल रिलेशन अच्छे हैं। वो मुझे दिवाली के लिए मिठाई भेजती है, लड्डू भेजती है, कुर्ता भेजती है, ये ऐसा कुछ कहा था। अब मोदी के खिलाफ ही बोलना है तो इमीडिएट रिएक्ट होते हुए ममता ने क्या बोला था, अगले बार लड्डू में मिट्टी डालकर भेजूंगी। तो खुद नालायक कैसे, वो तो ममता बता रही है ना, मोदी ने तो बताया नहीं। तो आइडिया कहां से आता है आपको पता नहीं होता कि आप जो बोल रहे हो वो खुद के खिलाफ बोल रहे हो। तो ये जो अब आप मानो कि शिवाजी महाराज की राजनीति अगर कर्नाटक में भी थी, कारवार, बेलगाव वगैरह जो इलाका मराठी है, विजापुर तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, तंजावुर तक। तो आप शिवाजी नगर स्टेशन का नाम बदलोगे तो क्या करोगे? वहां के लोगों के, आपके वोटर की भावना खराब कर रहे हो ना। उससे महाराष्ट्र में तो और बड़ी रिएक्शन आएगी अगर ये करेंगे। तो फिर कहते हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गया। हाँ, तो बात ये, आपका मैंने कहानी इतनी अच्छी बताई, आप ये नहीं समझ रहे कि आइडिया कहां से आइडिया निचोड़ने से आता है। नहलाने से बिल्ली नहीं मरती, वो निचोड़ने से मरती है। तो इतनी सर्दी में, बर्फीली सर्दी में भी अगर नहला के नहीं मरी है तो हम उसको निचोड़ कर मारेंगे। तो निचोड़ने से ये आइडिया निकल कर आते हैं। तो और इसकी जरूरत भी क्या है? इसकी जरूरत भी क्या है? आपको लोगों ने वोट दिया, अच्छा काम करो, अच्छी पार्टी बनाओ। अब देखो, मैं आपको एक बात और बताता हूं। कल मैं
दूसरा एक स्टडी करके बैठा था, तो मैंने सोचा कि अरे 4-5% आपके बिहार में वोट नहीं है, वहां जाके इतना तमाशा कर रहे हो। अगर इतनी मेहनत महाराष्ट्र में करते, महाराष्ट्र में पिछले 4-5 चुनाव आप देखो, कांग्रेस का वोट परसेंटेज कुछ 11-12 से लेकर 17% तक है। उस पर आपने एक दिन की मेहनत नहीं की, और बिहार में 4-5% है, तो वहां जाके रैली कर रहे, कन्हैया कुमार को भेज रहे, पप्पू यादव को नचा रहे। इसकी क्या जरूरत है? उसकी अच्छी मेहनत आप यहाँ महाराष्ट्र में करो, पार्टी बनाओ, अगले चुनाव में डटकर खड़ी हो जाएगी। तो जहां पॉसिबिलिटी है वहां तो ये मुड़कर भी नहीं देखेंगे, और जहां बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ दोस्तों की पार्टी मित्र दल है, उनकी मेहरबानी से कुछ मिलने वाला है, उसको भी मटिया मेट करने निकल जाएंगे। अब जाकर उन्होंने जिस ढंग से लालू को डिस्टर्ब किया है, उसके बाद मैं बोल रहा हूं आपको कि अभी शायद 8-10 दिन में, शायद 2 दिन में टाइम टेबल डिक्लेयर होगा। आज तक आपका वो सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, तो कौन सी सीट किस पार्टी को पता नहीं। पार्टी को मिलने के बाद वहां का कैंडिडेट तय होगा, और उसके बाद उसके लिए रणनीति हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बनानी पड़ती है। तो वो ना हो, इसकी अगर पूरी प्लानिंग राहुल गांधी कर रहे हैं, तो वानखेड़े को जाके बताओ भाई, स्लीपर सेल तो राहुल गांधी है। हर चुनाव में कुछ ना कुछ सत्यानाश करने का काम करते हैं। तो अभी आपने जो बताया कि शिवाजी नगर स्टेशन का नाम कुछ सेंट वगैरह कुछ रखेंगे, तो उसकी रिएक्शन महाराष्ट्र में भी आ जाएगी। महाराष्ट्र में तो आनी ही है, वो तो निश्चित रूप से आएगी। तो ये काम करने का मतलब क्या होता है कि उनको जल्द से जल्द कांग्रेस से निपट कर भाग जाना है राहुल गांधी को। तो लेकिन जब तक पार्टी चलती रहेगी, तब तक उसके एसेट पर्सनल लेवल पर कन्वर्ट नहीं होंगे। तो जल्द से जल्द उनको पार्टी मिटानी है ना। हाँ, ये तो लग तो अब ऐसा ही देखो, रहा एक है। बात और बोल दो आपको, बिहार में शायद 2015 तक कांग्रेस की हालत क्या थी? 4 या 6 कुछ 8 एमएलए थे। नीतीश कुमार ने इनको संजीवनी दे दी। नीतीश, लालू और कांग्रेस का अलायंस बना, तो इनको 40 सीटें दी थी, उससे इनकी कुछ 24 एमएलए बने। वो भी इनके पास कैंडिडेट नहीं थे। कुछ नीतीश ने, कुछ लालू ने अपने पार्टी के उनको कैंडिडेट दे दिया, और 24 बन गए। क्यों? नीतीश वहां गया था, पलड़ा भारी हो गया, वो 24 आ गए। अगले चुनाव में उन्होंने बोले ने अभी हमको 70 सीटें चाहिए थी, नीतीश निकल गया था, तो वो 24 थे, उसके 19 करके इन्होंने दिखाए। अब फिर उनको 70 सीटें चाहिए। अब इनको 70 सीटें देने का मतलब क्या? अब हमारे यहां भी कांग्रेस मानो मर चुकी थी, राहुल उद्धव ठाकरे ने उसको नई संजीवनी दे दी। एक एमपी था, एक एमपी, उससे 13 बनाने का श्रेय राहुल गांधी को नहीं है, उद्धव ठाकरे को है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि राहुल गांधी को इसमें कहीं इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जाते जाते टाइम पास करेंगे, इसको करेंगे, उसको करेंगे, ये करेंगे, अब कुछ भी बोलते हैं। अभी कल परसों की बात है, मैंने एक वीडियो देखा, किसी ने उनको पूछा कि क्या अभी राष्ट्रपति चुना? हाँ हाँ बिल्कुल, 100% वोट चोरी हुई। और यहाँ की बात क्या कर रहा हो? अमेरिका में और चाइना में भी लोग बोल रहे हैं क्या वोट चोर गद्दी छोड़। अब चाइना में वोटिंग कब होती है? लेकिन इनको सुनाई देता है कि चाइना में भी वही स्लोगन चल रही है, अमेरिका में वही स्लोगन चल रहे। तो वो अपनी दुनिया में रहते, उनकी दुनिया अलग है। तब उनकी दुनिया में हक क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या होता है, ये आपको पता नहीं ना, उनको पता है। और उनको भी जब बोलना होता है तब पता होता है, नहीं तो वो डिलीट हो जाता है। तो राहुल गांधी एक शख्सियत है, वो समझने की कोशिश करो तो आसानी से आप उसको एनालाइज कर पाओगे। और आप तो उनके आत्मचिंतन,
आत्मा क्या होती है उनको पता नहीं है। तो इन्होंने बोला कि आत्मा की आवाज सुनो, तो बहुत सारे सब वो कांग्रेस वाले ने अपने आत्मा की आवाज सुनी और वोट दे दिया। आपने क्या बोला वो क्यों सुनेंगे? उनको जाके कुछ राजदीप वगैरह ने बोला, अरे आत्मा का मालूम है ना, आत्मा का मतलब सनातन होता है। वो सनातन क्यों बोल चले गए। आत्मा की आवाज सुन ली, अंतरात्मा की आवाज सुनी। जब वो महाभारत काल में जीएसटी की बात कर सकता है भाऊ, हाँ वो बिल्कुल। कुछ भी कर सकता है। पांडवों ने जीएसटी नहीं लगाई थी। अब क्या करोगे आप, बोलो मुझे। अगले चुनाव वो बोले कि पांडव जीत गए क्योंकि वो वोट चोरी नहीं करते थे। दुर्योधन करता था। कुछ भी बोल सकते। वो जब देखो लोगों का दिमाग घूम जाता है ना, तो आप दीवार पर छिपकली दिखाई दे रहे तो वो बोलते हाथी है। आप समझाने को जाओगे, अरे यार हाथी दीवार पर कैसे चढ़ेगा, क्या बात कर रहे हो, उसकी पीछे देखो सूंड है, वो टूट के गिर गई देखो, ये भी बोल सकते। वो राहुल गांधी है, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और इनके बारे में आइंस्टाइन ने बोला है ना कि राहुल की मूर्खता और ब्रह्मांड, इसका कंपैरिजन अगर करे तो शायद ब्रह्मांड की लिमिट हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी की मूर्खता की लिमिट नहीं हो सकती है। ये आइंस्टाइन ने कह के रखा है। अब वहां उस वक्त राहुल गांधी का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने मूर्खों के बारे में बोल कर रखा है ना, तो वो राहुल के लिए बोल के रखा है। जी ओंकार जी। अब भाव के वक्तव्य के बाद बोलने के लिए कुछ बचता नहीं। नहीं, मैं सच्ची बोल रहा हूँ ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। देखो आप एक इंसान है जो दिमाग से काम करता है, वो किस ढंग से सोचेगा ये हम तय कर सकते हैं। कि मोदी जी चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, अमित शाह है और कोई है, तो क्या करेगा ये हम तय कर सकते हैं। लेकिन जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता वो सोचेगा कैसे, ये कैसे सोचेंगे? क्योंकि सोचने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और राहुल गांधी दिमाग छोड़कर बाकी जितने उसके अवयव स्पेयर पार्ट है वो सबका इस्तेमाल करते, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल राहुल गांधी नहीं करते। और इसलिए उनको एसेस करना, उनका आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। अजब स्पेसीज है, अजब स्पेसीज है। संजय जी, बात ये है, मैं आखिर में एक बात कहना चाहता हूं। संसद के सेंट्रल हॉल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का संबोधन था दोनों सदनों के सदस्यों के लिए, और शायद कोई भी स्पेशल ओकेशन था जिसमें राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को भी मंच पर बैठाया गया था, यानी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी मंच पर बैठे हुए थे। राष्ट्रपति बैठी भी नहीं थी और राहुल गांधी इसकी परवाह किए बिना अपनी कुर्सी पर बैठ गए थे। तो हल्का सा इशारा करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने उनको खड़े होने के लिए कहा कि क्या कर रहे हैं आप, अभी राष्ट्रपति नहीं बैठी हैं। लोकसभा में ये किसी तो वो खड़े विषय हुए कि नहीं हुए थे, मुझे याद नहीं। हाँ, हो गए थे। लेकिन जब राष्ट्रपति बोल रही थी तो अपने मोबाइल फोन में घुसे हुए थे, यानी राष्ट्रपति को सुन नहीं रहे थे। वहां थे लेकिन नहीं थे। फिर लोकसभा में ये बोल रहे थे कुछ असंसदीय, जिनको मैं कहूं असभ्य शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, और स्पीकर ओम बिरला साहब ने इनको टोका कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपसे एक उम्मीद रहती है। तो इन्होंने बहुत गलत तरीके से
स्पीकर को कहा मुझे बोलने दीजिए। चेयर के साथ इस तरह का सुलूक लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, जब जगदीप धनखड़ सभापति थे, वहां मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा और कांग्रेस के दूसरे सदस्यों के द्वारा, जिनमें प्रमोद तिवारी, जयराम रमेश वगैरह, ये सब गैंगअप कर जाते हैं और वहां पर जिस तरीके से सभापति की पोजीशन पावर को अपमानित करते हैं, लोकसभा में तो इनकी पूरी पार्टी, संसदीय दल, वो सब मिलकर के स्पीकर पर अटैक करते हैं, एक तरीके से उनको अपमानित करने की कोशिश करते हैं। यानी जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हुए लोग हैं, और अभी ताजा उदाहरण उपराष्ट्रपति का चुनाव, उनका शपथ समारोह जिसमें राहुल गांधी नहीं गए। अब वो तर्क दे सकते हैं कि चूंकि ये संघ के प्रचारक रहे हैं, निक्कर पहनते रहे हैं, काली टोपी पहनते रहे हैं, इसलिए मैं नहीं गया। तो भाई संघ के प्रचारक तो नरेंद्र मोदी भी रहे हैं, संघ के प्रचारक तो यहां बहुत सारे लोग रहे हैं। नितिन गडकरी, जिनके बारे में आपने शुरुआत की थी कार्यक्रम की कि 32 या 36 एमपी के साथ गायब होने की अफवाह उड़ाई गई, हंसी आती है इस तरह की बातें सुन करके। वो नागपुर से आते हैं, जहां संघ का मुख्यालय है। वो अनुशासित संघ के कार्यकर्ता रहे हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ता बाद में हैं, संघ के पहले हैं। संघ के कार्यकर्ता कितने अनुशासित होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वो इतने सालों से एक महत्वपूर्ण महकमे का नेतृत्व कर रहे हैं जिसने इस देश में बड़े बदलाव कर दिए हैं। उनके बारे में इस तरह की बातें करना अपने आप में बहुत हास्यप्रद है। तो मेरा कहना यह है कि लगातार राहुल गांधी की तरफ से न्यायपालिका पर प्रहार करना कि वो प्रेशर में काम करती है, पार्लियामेंट में हमें नहीं बोलने दिया जाता, यानी लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर कहे जाने वाले संसद की गरिमा को, मर्यादा को कम करना, मीडिया को धमकाना, ये पूछना कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिक की जाति क्या है। कौन सा ऐसा लोकतंत्र का पिलर है जो जिन पर इन्होंने फ्रस्ट्रेशन में प्रहार नहीं किए हैं, या जिनका जो सम्मान है उसको कम करने की कोशिश नहीं की है, अभी भी कर रहे हैं। राष्ट्रपति भवन नहीं जाना शपथ समारोह में, भाई या तो आप एलओपी पद छोड़ दीजिए। एक प्रोटोकॉल होता है, हर पद का कुछ जिम्मेदारियां और जवाबदेही होती हैं। हामिद अंसारी इन दिनों अस्वस्थ हैं, लेकिन जीवित तो हैं, और जीवित हैं तो प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में मौजूद थे। एम वेंकैया नायडू मौजूद थे, जगदीप धनखड़ साहब मौजूद थे। आप एलओपी रहते हुए वहां नहीं गए हैं तो ये आपके लिए शर्मिंदगी का विषय है, किसी और के लिए नहीं। आपकी पार्टी को सोचना चाहिए। और ये वो पार्टी है जिसने करीब 58 साल तक इस देश पर राज भी किया है, जिस पार्टी के प्रधानमंत्री रहे हैं। आप इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं कि जनता आपको चुन नहीं रही है, तो आपकी दृष्टि में सब कुछ ऐसा है जिसके साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं। बाबू ने मेरे एक प्रोग्राम में एक बात कही थी, वो बात मेरे दिमाग में रहती है। इनका कहना था कि ये कांग्रेस पार्टी को खिलौने की तरह ले रहे हैं। जैसे बच्चे को आप नया खिलौना लेकर के दे दीजिए, कुछ समय तक तो सभ्यता के साथ उसके साथ खेलता है और उसको फिर पटक पटक करके तोड़ देता है। तो शुरू में एक्साइटमेंट रही होगी जब इनको महासचिव बनाया गया। आपके जयपुर शहर में ही जब अधिवेशन था कांग्रेस का, मैं भी उसमें कवर करने के लिए आया था, तब इनको महासचिव बनाने का फैसला हुआ था। उसके बाद इनको उपाध्यक्ष बनाया गया, फिर अध्यक्ष भी बनाया गया। अब ये पार्टी को खिलौना मान करके उसको जमीन पर पटक पटक करके
तोड़ने में लगे हुए हैं। तो इनका कुल मिलाकर के जो व्यक्तित्व है वो यही उभर करके सामने आता है। जी। ये तो चेयर की बात तो वो समझ गए हैं, आपने जो बताई कि साहब की चेयर का आदर कैसा होता है, क्योंकि अभी वो रायबरेली गए हुए थे और रायबरेली में वो दिशा प्रोग्राम की एक मीटिंग को चेयर कर रहे थे और उसमें उन्होंने सबसे कह दिया कि भाई जो कुछ होगा आपको चेयर की बात माननी पड़ेगी। क्यों भाऊ, आपने देखा होगा वो। क्या छुआ? रायबरेली में एक मीटिंग थी जिसको चेयर कर रहे थे राहुल गांधी, और उसमें योगी सरकार के एक मंत्री जो कभी इनके कांग्रेस पार्टी के सदस्य हुआ करते थे, आजकल वो योगी सरकार में मंत्री हैं, उनके बीच में और राहुल गांधी के बीच में बहस हुई। और राहुल गांधी का उनको ये कहना था, दिनेश प्रताप सिंह की बात हो रही है, राहुल गांधी का कहना था ये कि मैं चेयर कर रहा हूं इस समय और चेयर की बात आपको माननी पड़ेगी, जब मैं आपको परमिट करूंगा तब आप बोल पाएंगे। तो दिनेश प्रताप ने पूछ लिया कि क्या आप स्पीकर का सम्मान करते हैं, जो वो दिशा निर्देश देते हैं आप मानते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं संजय जी। हाँ हाँ, वो तो होता है, लेकिन एक बात है, एंटाइटलमेंट के जो दिमाग में बात बैठ जाती है ना, तो वो जब मैं अध्यक्ष बनूंगा तो अध्यक्ष का सम्मान आपको रखना है, लेकिन दूसरा कोई अध्यक्ष होगा तो मैं मानूंगा नहीं। इसको बोलते हैं एंटाइटलमेंट। आप हो कैसे सकते हो? और आप ये रोज के रोज मनुवादी मनुवादी दूसरों पर उंगली उठाते हैं। ये जो मानसिकता है वही तो मनुवादी है ना, कि शूद्र जो है, दलित जो है, उसका गुनाह क्या है? तू दलित है यही तो गुनाह है, इसलिए तू जो करेगा वो गलत है, लेकिन वही बात अगर मैं करूंगा तो सही है। ये जो मानसिकता है उसको रोज गाली देते हैं और उसी तरीके से बर्ताव करते हैं। मुझे बोलो आरएसएस हो, मोदी हो, बीजेपी हो, उनका कोई नेता हो, कार्यकर्ता हो, उसको हीन भावना से संबोधना, ये क्या है? वो अस्पृश्य है करके बोलते हो ना। तो आप बोलो कि हम मनुवादी है, हमारे लिए आरएसएस बीजेपी वगैरह जो कुछ है वो अस्पृश्य है, और उन्होंने जो कुछ किया वो गलत ही होगा। वैसे मनुस्मृति में अस्पृश्यता कहीं नहीं लिखी। नहीं नहीं, मनुस्मृति, इनकी मनुस्मृति में फिर आप गलती कर रहे हो। मैंने आपको शुरू में बोला उनका और आपका शब्दकोश अलग है। उनकी जो कल्पना का दुनिया है, उस कल्पना की दुनिया में भी एक मनुस्मृति है, उसमें एक बाबा साहब अम्बेडकर है। इनके दादा परनाना वगैरह, उन्होंने तो अम्बेडकर को बार बार 2 बार चुनाव में हराया है। और ये हम बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह बोलते हैं, तो उनको जब जीवित थे उनका क्या सम्मान किया था आपने? उनके लिए एक चुनाव की जगह नहीं छोड़ी थी आपने। मुंबई में काजोलकर के सामने उनको हराया था ताकि वो लोकसभा ना पहुंचे, और आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते। तो उनकी दुनिया में जो मनुस्मृति है उसमें जो गलत है वही तो बर्ताव आप कर रहे हो। असली मनुस्मृति की बात छोड़ो। देखो, एक बात होती है, फुले शाहू अम्बेडकर वगैरह बोला जाता है ना, ये इनको पता नहीं है क्या बोलते, बस बोलते रहते। लेकिन उनको पूछो कि तुम जो बोल रहे हो उसका मतलब क्या है? मैं पानसरे चिल्लाया जाता है ना, पानसरे की अब बात बोलूं। पानसरे की किताब में, गोविंद पानसरे की एक बढ़िया बात लिखी है कि शोषक जो होता है वो बड़ा चालाक होता है। शोषक जो होता है वो बड़ा चालाक होता है। वो शोषितों का विचार पेश करने वाले को ही अपना विचारवंत घोषित करता है, अपना इंटेलेक्चुअल घोषित करता है। समझे आप? तो कौन है आशुतोष? 15, 20, 50 लाख की पैकेज मांगने वाले ये गरीबों के होते हैं क्या? गरीबों की यातना, भूख इनको मालूम तक है, दलितों की यातना है, अपमान इनको मालूम है, ये जोर शोर से उसके बारे में बोलते।
तो मुझे वो एक व्यंग कवि याद आता है, 40 साल पहले उसका सुना था। वो बोलते हैं हम कहाँ नहीं होते, हम हर जगह होते हैं। अरे किसी का बाप मर जाए तो हम वहां जाकर ऐसे रोएंगे कि जिसका बाप मरा है उसके भी मन में शक पैदा हुए, मेरा बाप मरा है या इसका मरा है। बोल रहा, और आखिर में उसने एक पंच मारा था कि अब विश्वास नहीं कर रहे हो, राहुल वीपी सिंह से जाकर पूछो, उसको डुबोया ऐसे कि उसको अभी तक पता नहीं चला, हमने ही उसको डुबोया। तो ये ढंग की दुनिया में जो रहते हैं, तो राहुल गांधी को लगता है कि इतना मीडिया ये है, वो हमारी सराहना करते, आरती उतारते, तो हम तो है ही, अगर हम हारे तो कुछ गलत हुआ है। कभी इस पर भी एक कहानी बढ़िया है मेरे पास, वो बताऊंगा, अभी लंबा खींचने की जरूरत। अभी भाव की बात से मुझे एक किस्सा याद आ गया। एक बड़े अखबार का संपादक और मालिक जो है उसकी डेथ हो गई, और हम में से कई लोग जो हैं वो गए, वो थोड़ा सा दूर था शहर वो जहां उनकी डेथ हुई थी, और हमारे तहत एक काम करने वाला संवाददाता भी पहुंचा, और विज्ञापन वगैरह ज़्यादा लाता था अखबार, तो इसलिए उसकी जान पहचान भी मालिकों से ठीक बन गई थी। जहां डेड बॉडी रखी गई थी उसके पास जाते जाते वो ऐसा पछाड़ खा करके गिरा धरती पर, और ऐसा हु करके रोया, जो उसकी संतानें थी संपादक की और मालिक की, वो भी हैरान थी कि साला इस तरह से तो हम भी नहीं पछाड़ खा करके गिरे, और हम भी नहीं रोए जैसा ये रोए। तो ऐसे कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर वाजपेयी से लेकर राजदीप सरदेसाई लेकर सबका रोना धोना देखो ना, आपको पता चलेगा कि शायद इसका गुस्सा आकर एक दिन राहुल गांधी इनको पीटेगा, अबे चुप कर यार, हारा तो मैं, तू कितना रोएगा। इसका गुस्सा शायद एक दिन राहुल गांधी को आ जाएगा। तो चलिए आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, भाऊ को, ओंकार जी को, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।